Hello dear students, welcome to the YouTube channel English by Naveen sir. In today's video lecture, I will teach you a poem Go and Catch a Falling Star. आज हम पढ़ने जा रहे हैं Go and Catch a Falling Star. ये पोइम जो है इसे जॉन डन ने लिखा है। जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोइट हैं और इस पोइम को पढ़ने से पहले आइए हम थोड़ा सा इस पोइम के बारे में जान लेते हैं। ये जो पोइम है ये उन्होंने लिखी थी सॉन्ग्स एंड सोनेट्स नाम से उनकी किताब आई थी, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। उस किताब में ये पोइम जो है ये प्रकाशित हुई थी। एक और बात आपको मैं बता देता हूं कि ये जो पोइम है इसका ओरिजिनल जो टाइटल था वो गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार नहीं था, इसका ओरिजिनल टाइटल था सॉन्ग, यानी डन ने इस पोइम को सॉन्ग टाइटल दिया था। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि इसका जो टाइटल है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार वो थोड़ा कैची है और सुनने में अच्छा लगता है, तो पहली जो लाइन है इस पोइम की उसी को इसका टाइटल बना दिया गया है। आइए अब हम इस पोइम को पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जॉन डन की पोइम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। ये जो पोइम है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि इस पोइम में डन बात करते हैं वीमेन की इनकॉन्स्टेंसी के बारे में, यानी सरल शब्दों में कहें तो औरत की चंचलता या बेवफाई के बारे में। इस पोइम की मेन थीम यही है कि एक औरत खूबसूरत और वफादार दोनों एक साथ नहीं हो सकती है, यानी यदि कोई औरत खूबसूरत है तो वो वफादार नहीं होगी और यदि वो वफादार है तो वो खूबसूरत नहीं होगी। इस पोइम में कवि ने कई तरह की और कंसीट्स का, इमेजेस का और हाइपरबोली का प्रयोग किया है। देखिए, जॉन डन एक एडवोकेट की तरह, वकील की तरह इसमें बात करते हैं और अपनी बात को साबित करने के लिए तर्क देते हैं। हालांकि इस पोइम में वो जो तर्क हैं वो काफ़ी हास्यास्पद हैं, दे आर रिडिकुलस एंड ह्यूमरस एज वेल। तो कवि जो हैं, इस पोइम को हम देखते हैं ये 3 भागों में बटी हुई है, 3 स्टेंजाज है इसमें, और इन 3 स्टेंजा में जो पहला स्टेंजा है उसमें कवि हमारे सामने कुछ इम्पॉसिबल बातें बताते हैं, असंभव बातें बताते हैं। और वो असंभव बातें क्या है, आइए हम उनको देखते हैं। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रेक रूट, टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, or who cleft the devil's foot, teach me here mermaid singing, or to keep off envy stinging, and find what wind serves to advance an honest mind। पहली लाइन गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जो इस कविता का टाइटल है, इसका मतलब है, कवि कहते हैं कि जाओ और जाकर एक टूटते हुए तारे को पकड़ो। तो हम सभी जानते हैं कि पहली बात तो तारा नहीं टूटता है, जो टूटता हुआ हमें दिखाई देता है वो एक मीटियर होता है, यानी उल्का पिंड होता है, और उसे जाकर के हम नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि ये संभव नहीं है। तो टूटते हुए तारे को पकड़ना एक सुपरस्टिशन भी है इससे जुड़ी हुई, कि टूटते हुए तारे को हम देखते हैं तो वो अच्छा संकेत होता है, शुभ संकेत होता है, इट्स अ गुड ओमेन। तो कवि कहते हैं कि टूटते हुए तारे को पकड़ो। गेट विद चाइल्ड मैंड्रिक रूट, मैंड्रिक एक पौधे का नाम है जिसकी जड़ जो है वो बिल्कुल इंसान की तरह दिखाई देती है। तो कवि कहते हैं कि एक मैंड्रिक के पौधे से इंसान का बच्चा प्राप्त करो, तो ये भी संभव नहीं है क्योंकि वो देखने में इंसान जैसा लगता है लेकिन वो वास्तव में इंसान नहीं होता है। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, बीते हुए साल कहाँ चले गए। हम सभी देखते हैं कि हम बात करते हैं कि गुजरा जमाना चला गया, वो वापस लौट के नहीं आता है, कोई लौटा दे मुझे मेरे वो बीते हुए दिन, गीत भी है ऐसा। तो गुजरा हुआ ज़माना वापस नहीं आता है और वो समय कहाँ चला गया ये हमें पता नहीं है। क्या कोई ऐसा स्टोर है जहाँ पे वो समय रखा हुआ है? नहीं, ये भी संभव नहीं है। और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट, डेविल जो वेस्टर्न माइथोलॉजी है, पश्चिमी देशों की जो पुराण हैं उनमें कहा गया है कि जो डेविल यानी दैत्य राक्षस है उसका पैर चीरा हुआ है, यानी गाय का जैसे खुर होता है वैसा है वो। तो किसने उसे चीरा, तो कौन इसे पता लगाए? इतने साल पुराने जमाने की बात किसे पता होगी। टीच मी हियर मरमेड सिंगिंग, मरमेड हिंदी में कहते हैं जलपरी। जलपरी ऐसा कहा जाता है, पुरानी कहानियां हैं, लिजेंड्स हैं ऐसे, कि
जो पुराने नाविक हुआ करते थे वो समुद्र में यात्राएं करते थे, तो वो जल परियों का गीत जो है वो उन्हें पेड़ों पर बैठी हुई दिखाई देती थी। और जल परी जो है उसका जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है वो फिश का होता है और अपर पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो ह्यूमन बींग का होता है। तो कवि कहते हैं कि पुराने ज़माने में जो लोग कहते थे कि मरमेड होती हैं, क्या किसी ने आज तक उनका गीत सुना है? नहीं, आज तक किसी ने मरमेड को देखा नहीं है, सिर्फ कहानियों में उनके बारे में सुना है। तो ये भी संभव नहीं है। और टू कीप ऑफ एनवी स्टिंगिंग, एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या। ईर्ष्या के डंक से कैसे बचा जाए? ईर्ष्या हमें बहुत पीड़ित करती है, लेकिन ये मनुष्य का स्वभाव है कि उसके अंदर ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या का मतलब है कि हम किसी भी व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छा देखते हैं तो हम सोचते हैं कि इसके पास ऐसा क्यों है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। ये एक मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। तो इससे कैसे बचा जाए? तो ये एक तरह से जो ईर्ष्या है वो ह्यूमन बीइंग की जो वीकनेसेस हैं या वाइसेस हैं, दुर्गुण जो हैं, 7 दुर्गुण बताए गए हैं, 7 वाइसेस हैं क्रिश्चियनिटी के अनुसार, जिनमें एंगर है और स्लॉथ है और ये जो एनवी है, इस तरह के 7 जो हैं वो बताए गए हैं वाइसेस, दुर्गुण। उनमें से एक है एनवी यानी ईर्ष्या। एंड फाइंड व्हाट विंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड। विंड शब्द जो है ये पुराने जमाने में डन के टाइम पे और सर्कमस्टेंसेस के लिए प्रयुक्त होता था, यानी परिस्थितियों के लिए। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो इंसान को ईमानदार बनाती हैं? तो ये भी बड़ा मुश्किल है कि हम किसी ऐसी परिस्थिति को ढूंढें जिससे सभी व्यक्ति ईमानदार हो जाएं। तो पहली ये जो स्टेंजा है, इसमें पोइट ने हमारे सामने ही हैज़ काउंटेड सम इम्पॉसिबल टास्क, 7 असंभव बातें उन्होंने हमारे सामने बताई हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेंजा, दूसरा जो स्टेंजा है, If thou beest born to strange sights, things invisible to see, write 10,000 days and nights, till age snow white hair on thee. Thou, when thou return, will tell me all strange wonders that befell thee, and swear nowhere lives a woman true and fair. यहाँ पे उन्होंने अपना कंक्लूजन दिया है। 7 असंभव बातें बताई उन्होंने पहले स्टेंजा में। दूसरे स्टेंजा में वो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास अदृश्य चीज़ों को देखने की शक्ति है, इफ़ दाउ बीस्ट बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट्स, स्ट्रेंज का मतलब यहाँ पे अजीबोगरीब या जो विचित्र दृश्य हैं उनके लिए है। थिंग्स इनविजिबल टू सी, और अदृश्य चीज़ों को वो देख सकता है। राइड 10,000 डेज एंड नाइट्स, तो 10,000 दिन और रात तक तुम यात्रा करते रहो। अब कवि संबोधित कर रहा है, हो सकता है वो पाठक को संबोधित कर रहा हो या किसी व्यक्ति को कह रहा हो कि 10,000 दिन और रात तक तुम यात्रा करते रहो, टिल एज स्नो वाइट हेयर ऑन दी, जब तक तुम्हारे बाल बर्फ की तरह सफ़ेद नहीं हो जाएं। दाउ व्हेन दाउ रिटर्न विल टेल मी एंड स्ट्रेंज वंडर्स दैट वी फेल दी, वो सारे के सारे अजीब दृश्य तुमने जो देखे, जो रास्ते में तुम्हारे आए 10,000 दिन और रात तक यात्रा करने के दौरान, जैसे तुमने बहुत से अजीब दृश्य देखे होंगे, पहाड़ देखे होंगे, झरने देखे होंगे, नदियाँ देखी होंगी, दुनिया में और भी बहुत सारे आश्चर्य हैं, वंडर्स हैं, उनको तुमने देखा होगा। जब तुम मुझे वापस आओगे तो वो सब चीज़ें तुम मुझे बताओगे। एंड स्वेयर नो वेयर लिव्स ए वुमन ट्रू एंड फेयर, और तुम कसम खाकर कहोगे कि कहीं पर भी ऐसी औरत नहीं है जो ट्रू एंड फेयर हो, यानी जो सुंदर भी हो और वफादार भी हो। तो ये एक तरह से हाइपोबली है। हाइपोबली का मतलब होता है अतिशयोक्ति। ये एक अलंकार है, फिगर ऑफ स्पीच है, जिसका मतलब होता है कि किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेंजा की बात करते हैं। इफ दाउ फाइंड वन लेट मी नो, सच अ पिलग्रिमेज वर स्वीट, येट डू नॉट आई वुड नॉट गो, दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, दो शी वर ट्रू व्हेन यू मेट हर, एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, येट शी विल बी फॉल्स, हियर आई कम टू 2 or 3। लास्ट स्टेंजा में कवि कहते हैं कि यदि तुम्हें ऐसी औरत मिल भी जाए जो सुंदर भी हो और वफादार भी हो, तो तुम मुझे उसके बारे में बताना। लेट मी नो, सच अ पिलग्रिमेज वर स्वीट। अब कवि कहते हैं कि ऐसी यात्रा जो है वो तीर्थ यात्रा के समान होगी, पिलग्रिमेज के समान होगी। यट डू नॉट आई वुड नॉट गो, लेकिन अगले ही क्षण कवि अपने दिमाग में विचार बदल देते हैं कि मैं ऐसी औरत से मिलने नहीं जाऊंगा। दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, चाहे वो मुझसे अगले दरवाजे पर ही क्यों ना रहती हो, यानी वो मेरे पड़ोस में ही क्यों ना रहती हो, मैं वहां उससे मिलने नहीं जाऊंगा। क्यों? कवि कहते हैं दो शी वर ट्रू व्हेन यू मेट हर, कवि कहते हैं कि जब तुम उससे मिले थे तो वो ट्रू थी, यानी वफादार थी। एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, और जब तुमने उसे अपना पत्र लिखा तब तक भी वो वफादार थी। येट शी विल बी फॉल्स,
लेकिन जब तक मैं उसके पास पहुंचूंगा उससे पहले वो बेवफा हो चुकी होगी टू 2 और 3, सिर्फ तुम्हारे प्रति नहीं 2 या 3 और लोगों के प्रति भी वो बेवफा हो चुकी होगी। तो फ्रेंड्स, इस पोइम में कवि ने कुछ असंभव बातें बताई हैं और वो कहते हैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए एक एडवोकेट की तरह कि यदि तुम्हारे अंदर अजीब दृश्य देखने की शक्ति भी है तब भी तुम एक ऐसी औरत नहीं ढूंढ सकते जो वफादार भी हो और सुंदर भी हो। तो ये इसमें थोड़ा सा ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी हम कह सकते हैं, हो सकता है कवि के जीवन का खुद का ऐसा अनुभव रहा हो। तो ये मैसोजिनिस्टिक पोइम है और कुछ एक बातें इस पोइम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पोइम है ये सॉन्ग्स एंड सोनेट्स नाम की जो बुक है उसमें पब्लिश हुई थी और इसकी जो टोन है पोइम की थीम जो है वो आयरनिकल है, सैटायरिकल इसका ट्रीटमेंट है और कवि का जो एटीट्यूड है वो मिसोजिनिस्टिक है और हम कह सकते हैं सिनिकल एटीट्यूड इसमें पोइट का है। और इस पोइम की जो ओपनिंग है या हम कहें कि इसकी जो टोन है, इसमें जो बात करने का तरीका है कवि का वो कोलोक्वल है, यानी बातचीत करने की शैली में उन्होंने इस पोइम को लिखा है और कन्वर्सेशनल इसकी टोन है। और इसमें कवि ने बहुत सारी कंसीट का प्रयोग किया है, जैसे वो कहते हैं जाओ और जाकर टूटते हुए तारे को पकड़ो, साथ ही वो कहते हैं कि 10,000 दिन और रात तक यात्रा करते रहो, तो इसमें हाइपरबोली का प्रयोग इन्होंने किया है और इसमें कई सारी डायनेमिक इमेजेस भी हैं, जैसे टूटते हुए तारे को पकड़ना और मरमेड को सुनना। तो ये सारा का सारा एक तरह से हम कह सकते हैं कि इमेजेस हैं और ड्रामेटिक इस पोएम की जो ट्रीटमेंट है वो ड्रामेटिक है, यानी ऐसे लगता है कि कवि किसी से बात कर रहा है और उसके सामने कोई सुनने वाला श्रोता भी है। सो डिड यू लाइक द पोएम? आपको पोएम कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।